अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। 28 जुलाई 2017 को जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मुंतखब वजीर आजम को सादिक व अमीन की तारीफ पर खरा न उतरने पर वजारत उज़्मा से नाअहल कर दिया, तो गैर जानिबदार आईनी और कानूनी हलकों की जानिब से इस फैसले को सताइश की नजर से नहीं देखा गया। एक तो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में अदालत का किसी मुंतखब वजीर आजम को नाअहल करार देना, और इससे बढ़कर उस वक्त की मुक़्तदरा की ख्वाहिश पर किसी सियासी रहनुमा को सियासत से आउट करना किसी भी सूरत एक अच्छी जमहूरी नज़ीर नहीं थी। जुलाई 2018 में इंतखाबात से पहले जिस तरह नवाज शरीफ को सजा सुनाकर जेल में डाला गया, बाद में नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज ने भी एतराफ किया कि नवाज शरीफ को दबाव में आकर सजा दी। इंतखाबात से पहले रियासती इदारों ने जिस तरह नून लीग की सियासत को कमजोर किया, इंतखाबात की रात को जिस तरह आरटीएस बिठा दिया गया, इंतखाबात के बाद खुसूसी हेलीकॉप्टर उड़ा उड़ा कर इमरान खान को हुकूमत बनाकर दी गई, उनके दौर में नून लीग के रहनुमाओं को झूठे और मज़ाहिका खेज मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। नैब, मीडिया और दूसरे इदारों को जिस तरह मुखालिफिन, खास तौर पर नून लीग को सियासी तौर पर मफलूज बनाने के लिए जो भी इक़दाम किए गए, उनको बैनुल अक़वामी इदारों और मीडिया ने भी जमहूरी मानने से इनकार कर दिया और उस निज़ाम के लिए हाइब्रिड की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। 2019 में नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया गया और पूरी कोशिश की गई कि नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से बाहर ना जा सके। आज 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आने को हैं। उनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत से ऐसे ही केसेस में जमानतें मिली हैं जिन केसेस में पहले ही कानूनी झोल के बारे में बात की जा चुकी है। इस सारे पस मंजर में बुनियादी सवाल यही उभर रहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी को लेकर ये तासुर क्यों आम है कि नवाज शरीफ की वापसी एक डील के तहत हो रही है और डील में नवाज शरीफ को एक तरह से पूरा सियासी पैकेज दिया जा रहा है। क्यों आज मुल्क के गैर जानिबदार हल्के भी ये बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ देने के साथ साथ हर तरह की सियासी मुआवनत भी फराहम की जाएगी। इंतखाबात से पहले उनको ऐसा सियासी मैदान फराहम किया जाएगा जिसमें उनका सबसे बड़ा सियासी हरीफ ही मैदान में नहीं होगा। क्या वाकई इस मुल्क के ऐसे सियासतदान को भी आज डील की जरूरत पेश आ रही है जिसके सियासी प्रोफाइल में एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदा सदर से डिक्टेशन ना लेने, पार्लिमानी निजाम को मजबूत बनाने के लिए 13वीं तरमीम, सियासी नौयत का बयान देने पर एक आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लेना, एक फौजी हुक्मरान पर आइन से खिलवाड़ करने के एवज आर्टिकल 6 और इनडायरेक्ट दबाव के बावजूद एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना देने जैसे जमहूरी क्रेडेंशियल्स भी मौजूद हैं। दरअसल है क्या वही सब कुछ जो सामने दिखता है या बहुत कुछ पसे पर्दा भी? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और जैगम खान। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, 2017-18 में सब तय तयशुदा था। नवाज शरीफ की नाअहली, सजा और धांधली ज़दा इंतखाबात, तब सब तयशुदा था, तो क्या अब सब तयशुदा नहीं है? शहजाद चौधरी साहब फरमाइएगा, जो कुछ हम देख रहे हैं वही हकीकत है या बहुत कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं है? आशा, पसे पर्दा रह क्या गया? आपने सब कुछ तो कह दिया, तो पसे पर्दा की तो गुंजाइश छोड़ी नहीं आपने। मेरे ख्याल में देखिए, बात यह है कि एक मैं करेक्शन जरूर करना चाहूंगा आपके सवाल के अंदर, और वो ये है कि आप आने वाले इंतखाबात के बारे में जो गुफ्तगू कर रही हैं या जो आपका ख्याल है, मेरे ख्याल में उसको, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव है, क्योंकि 17-18 में ऐसे हुआ तो उसकी मतलब है कि जो 24 में होगा वो भी ऐसा ही होगा, और इसलिए वो सवाल का कंपैरिजन मेरे ख्याल में जो चीज़ हुई नहीं है। और इंतखाबात एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ होती है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इंतखाबात जो होंगे वो वैसे ही होंगे जिस तरीके से पाकिस्तान के इंतखाबात होते रहे हैं या उनसे बेहतर होंगे। और ये याद रखें, 2013 में भी तो आरओज और पीओज का वो एक ब्लेम आया था ना, इस किस्म की गुफ्तगू हुई थी कि आरओज के इलेक्शन है और पीओज के इलेक्शन है, तो इसलिए ये तो हमारे हर हारने वाला जो है वो ऐसी गुफ्तगू करता है। तो इलेक्शन को छोड़ के उसके अलावा मैं तो चंद चीज़ों के ऊपर आज आपके सवाल की वजह से क्वेश्चन दोबारा उठाने के लिए मेरे दिमाग में इशू है। ये मुझे बताइए, ये पैनामा का जो चक्कर था ये क्या था? ये उमर चीमा ने क्यों ये एक शोषरा छोड़ा हमारे सबके बीच में? जो कुछ मैं आज देख रहा हूं और आपके सवाल की मुनासिबत से बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि पैनामा कोई ऐसी चीज नहीं थी। नंबर 2, ये एवनफील्ड या जीआईटी, ये जीआईटी किसने बनाई थी? वो कौन से जज और जर्नल थे जिन्होंने जीआईटी बनाई थी? मेरे ख्याल में आज उनको जवाबदेह होना चाहिए इस कौम के अंदर, और इस कौम को खड़े करना चाहिए उन सबको और पूछना चाहिए कि जीआईटी तुमने बनाई और फिर कहा कि नहीं इसके अंदर कुछ मसाइल हैं, अजीजिया है, एवनफील्ड है, ये है, वो है। गो चले, नैब उसको साबित नहीं कर सका, लेकिन हमें एक वजीर आजम अच्छा खासा काम करता हुआ उसको उठा के आपने डिसीट कर दिया। ये क्या तरीका है? पाकिस्तान एक रियासत नहीं है,
पाकिस्तान का एक निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के साथ आपने खिलवाड़ किया और एक चलते हुए वज़ीर आज़म को और एक काबिल वज़ीर आज़म को उठा के आपने खाम खा के इल्ज़ामात लगा के इस तरीके से उसको अपनी जगह से हटा दिया। पाकिस्तान का नुकसान कितना हुआ, उस शख्स का अपना नुकसान किस तरीके से हुआ? तो मेरा ख्याल है ये सवालात तो उठते हैं। ये सादिक और अमीन की कहानी हमें सुनाई गई, किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। तो हम पिछले 6 साल से हम इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं, वो सादिक और अमीन पता नहीं कौन है कौन नहीं है, किस तरीके का सादिक है कौन सा अमीन है। तो बुनियादी बात यह है कि हमें देखें जी, हम एज अवाम के तौर पे और हम जैसों को भी देखें अब पागल बनाया हुआ ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के। उम्मीद का सूरज तुलू हुआ है, उम्मीद का सूरज, हक और इंसाफ का बोल बाला होने जा रहा है पाकिस्तान में। और आप इस तरह के सवालात खड़े करके उसके बीच में कोई वो क्या कहते हैं कि शक की बुनियाद डाल रही हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बड़ी ज्यादती है। और मैं समझता हूँ जो आज हो रहा है, और अगर आपका सवाल का ख्याल ये है कि अगर उस तरह उस वक्त हुआ था तो आज हो रहा है, मेरे ख्याल में जो आज हो रहा है उसकी बुनियाद भी वही होनी चाहिए जो 2017-18 में हुई थी। और अगर उस वक्त वो गलत था तो फिर आज पता नहीं शायद किस तरीके से, लेकिन आज जो है वो बिल्कुल ठीक है। शहजाद साहब, पता है कलामी की माजरत, मुझे 2 जुमले देने दीजिएगा। नहीं सर, जो सवाल आपने उठाया ना, आप कह रहे हैं मैं शक डाल रही हूँ, ये दीगर पैनलिस्ट भी मुझे पे सवाल उठा सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का है और 5 अगस्त का है, 15 अगस्त का स्टेटमेंट है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं मैं नहीं शक उठा रही, खुद नून लीग और इसके अलावा और भी बहुत से, खुद मरियम बीबी के भी स्टेटमेंट है, मैं सामने रख दूंगी। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के मामले पर गारंटी मिल चुकी है, अदालतों से बर्रियत तय है, उनके लिए 0 रिस्क हो चुका है, जबकि इस मामले पर हमें गारंटी भी मिल चुकी है, वो बरी होंगे, इस बात की उधर से भी गारंटी है, उधर से भी। ये राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है 15 अगस्त का। हम आज 19 अक्टूबर पर खड़े हैं। उनका हक बिल्कुल दुरुस्त है, तो सवाल भी फिर मेरा हक बनता है ना। मैं शक डाल रही हूँ, मैं तो उनकी इस राय को क्वेश्चन कर रही हूँ, सब कुछ तो फिर मैं कह रहा हूँ जहाँ जन्नत की बिशारत की जा रही हो, आप किस तरीके से उस चीज के अंदर खलल डाल सकते हैं, मुझे ये बताइए। देन यू आर राइट, ओके। स्टॉक एक्सचेंज कहां से कहां जा रही है, डॉलर कितना नीचे आ रहा है, और अभी देखिए और किस तरीके से नीचे आएगा। मतलब आप किस तरीके से इन सवालों के ऊपर सवालात उठा सकती हैं। तो मेरा ख्याल है ये हकायक है, हमें इन हकायक को तस्लीम करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान के। और एक चीज है अगर नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वजीर आजम पाकिस्तान चौथी मरतबा बनेंगे और पाकिस्तान कामयाबी के साथ इन मुश्किलात से निकल जाएगा, समझदार से निकलेगा। नवाज शरीफ जैसा लीडर पाकिस्तान को कम ही, कायद आज़म के बाद ऐसा लीडर नहीं मिला होगा। इफ्तिखार साहब, वैसे तो यहाँ पे बहुत से लोगों को कायद आज़म से बार बार मिलाया गया, मैं तो इस हद तक नहीं जा सकती हूँ, मेरा तो इल्म बहुत ही कम है। ये ज्यादतियों के बावजूद एक ज्यादतियाँ हुई, ठीक है, क्या ये कहा जा सकता है आज अजाला किया जा रहा है ज्यादतियों के साथ? और जो कुछ आज हो रहा है, कुछ ऐसा ही 2018 में किसी और के लिए हो रहा था। आप तौहीन कर रही हैं उन अदालतों की जिन अदालतों ने आज कुछ फैसले किए हैं, और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये रवैया मुनासिब नहीं है। आप उस आदमी को पसंद नहीं करती, ये आपका हक है, आप उसके खिलाफ जाके वोट डालिएगा जब इलेक्शन हुए, लेकिन इस तरीके से कंपैरिजन करना मुनासिब नहीं। सर तब भी अदालतों के फैसले थे, अभी सादिक और अमीन की बात हुई तो उसके ऊपर भी तनकीद हुई थी। मुझे बात तो करने दें। जी, आपने कर ली ना, आपने तो इतनी ज्यादा इंट्रो पढ़ा, क्वेश्चन कर दिया, यही तो आप कर सकते हैं, अब हमें भी तो इसकी जवाब देना नहीं देना। देखिए बात ये है, आप साबित क्या करना चाह रहे हो? अजाला हो रहा है। मैं कहता हूं कि ये बात तौहीन के मुतरादिफ है, ये सोचना भी गलत है। ये क्या बात हम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? हमें किसने हक दिया किस किस्म की बातें करें? क्या कंपैरिजन ड्रॉ कर रही हैं आप? और ये सवाल का जवाब कौन देगा जो सवाल इन्होंने उठाया कि एक सहाफ़ी ने एक ख़ास तौर पे एक खबर एक वक्त पे क्यों लाई, और अगर वो खबर बिल्कुल दुरुस्त थी तो उसमें और लोग भी तो शामिल थे, मुलजम थे, वो कहाँ हैं? ये सवाल बहुत बार उठाया गया है, सवाल बहुत बार नहीं उठाया गया, आज मैं दोबारा उठा रहा हूँ। आपने जो शक पैदा किया उसके जवाब में कि भाई ये तो खेल साफ नजर आ रही है। अब बताएं कि ऐसा कौन सा एक खसूसी इकदाम उठाया गया है, पिक एंड चूज किया गया है? यहाँ पे तो पिक एंड चूज करके इस आदमी को सजा दी गई और एक निज़ाम जो चल रहा था उस निज़ाम को तितर बितर कर दिया गया। क्या ये हकीकत नहीं है कि एक चलते हुए निज़ाम को तितर बितर किया गया? हकीकत है। तो अब कौन सा ऐसा निज़ाम तितर बितर है जिसको किया जा, कौन सा निज़ाम है जिसको तितर बितर किया जा रहा है? सर समझ नहीं आती, ये नैब थी जो लाहौर से पाकपतन तक नवाज शरीफ के खिलाफ कैसे तलाश करती थी। एक आदमी है जिसने अदालत से रुजू किया,
ख़त्म। मैंने कल भी यहाँ पे बात कही है कि अदालतों को आइन और कानून के ताबे फैसले करने दें। बिल्कुल, हमें इस किस्म के प्रोग्राम करके अदालतों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। आपने कल कहा इतनी तेजी से ही हर पाकिस्तानी को जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं आज भी कहने को तैयार हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि मजिस्ट्रेट की अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जिस अंदाज में हम अपने निज़ाम को चला रहे हैं इंसाफ के, उसका फायदा सबको होना चाहिए। तो हम शक ना पैदा करें। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि एक इंतखाब जिसके बारे में अभी बकाजात फैसले होने हैं, कब होने हैं, किस तारीख को होना है, शेड्यूल कब आना है, आपके इस किस्म के सवालात उसको शक में डाल रहे हैं कि वो बिल्कुल आप शक पैदा कर रहे हैं कि शायद वो इंतखाबात भी किसी के कहने पे हो रहे हैं। क्योंकि आपका जो अगला सवाल है, आवाम को छोड़े, आवाम ने कोई सवाल नहीं उठाया, आवाम ने कोई सवाल नहीं उठाया। बिल्कुल मैं आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल उठा रही है ना सर। देखिए पता है क्या इफ्तिखार साहब, हमें एक दूसरे की बात यही कुछ इसी तरह का लबो लहजा और तरीका आज से 5-7 साल पहले भी मीडिया के साथ इख्तियार किया। आप सवाल उठाते तो कहा जाता था इस तरह का सवाल नहीं, बिल्कुल गलत सवाल है। आई एम वेरी सॉरी, तब भी सवाल थे, आज भी सवाल है और कल भी सवाल होंगे। नहीं, ये आप सवाल नहीं, अदालत की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि एक तरीकाकार है। अदालत की तौहीन करी और मैं तौहीन में शामिल होने को तैयार नहीं। ठीक है, आप में शामिल हो। मैं ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले रखूंगी। ख्वाजा आसिफ का कुछ अर्से पहले का एक इंटरव्यू है जिसके अंदर वो खुद ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भेजा जब 19 में गया, और जब उनको एंकर पर्सन रोक के कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा, वो तो कोर्ट के थ्रू गए, तो उन्होंने आगे से कहा कि वही बात है ना, रास्ता वो हुआ लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। अब सर साहब आपकी जानिब आऊंगी, सवाल मेरे ख्याल से आपको भी शायद पसंद ना आए इतना ज्यादा, लेकिन पीटीआई भी इल्जामात लगा रही है। आज जो वुकला मिलकर आए इमरान खान से, इमरान खान साहब ने बोला लंदन प्लान पर अमल हो रहा है, मैं अंदर हूं और अब अवाम के सामने सब कुछ खुलकर आएगा। और आपके ख्याल में वो दुरुस्त बात कह रहे हैं, दुरुस्त बात नहीं कह रहे हैं? अब रिलीफ है या ज्यादती का अजाला है? मुझे सवाल पसंद क्यों नहीं आएगा, पहले ये बताएं। इफ्तिखार साहब को नहीं ना आया, मैंने कहा आपकी तरफ आ रही हूं कि आपको पसंद ना है। मैंने कहा कि आप कंपैरिजन शक डाला, शहजाद साहब कह रहे हैं शक डाल रहे हैं, आप भी कह रहे हैं शक नहीं है। आप लोगों को ये 2017-18 का कंपैरिजन नहीं बनता। हालात और वाकयात वो नहीं है, हकीकतें वो नहीं है। इफ्तिखार साहब ठीक है, तारीख लिखेगी जो भी लिखेगी। जी अफसार साहब प्लीज। अच्छा देखिए, आपने जो बातें की है ना शुरू में भी और बीच में भी, तो उसको मैं तो इकरार जुर्म कहूँ या इतराफ़ हकीकत कहूँ, जो 2017-18 के बारे में बात की है। और आए थोड़ी देर के लिए खालिस सच बोलते हैं और उम्मीद है कि आप ऑन एयर जाने भी देंगी और काटेंगी भी कुछ नहीं अगर मैं सच बोलूं तो। वादा? जी जी सर अब कहिए। इमरान खान प्रोजेक्ट एक साजिश थी। मुर्तज़ा अली शाह द न्यूज़ का रिपोर्टर, उसने खुद मौके पे पकड़ा लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा, ताहिरुल कादरी, इमरान खान, शुजात हुसैन को उस अपार्टमेंट में जिसमें बैठ के ये साजिश तय हुई थी, वहाँ से ये शुरू हुआ काम। ये हकीकत बता रहा हूँ। और ये इमरान खान को लाने का जो ख्याल है जनरल कियानी के दौर में शुरू हुआ। जनरल पाशा, जनरल ज़हीर, जनरल रिजवान, जनरल फैज़ इसके करता धरता थे और कमर बाजवा, राहिल शरीफ इस पे शामिल था। कमर जावेद बाजवा ने इसको आके पाया तकमील तक पहुंचाया। बीच में उन्होंने 5-6 जजेस मिलाए, 5-6 एंकर्स मिलाए जो स्मगलिंग के पैसे से टीवी चैनल चलाते थे, जो ISPR को निचोड़ते थे और ISPR के DGs भी उस पर पैसा बना के गए हैं। यह है हकीकत जो साजिश हुई और जिसका इकरार मैंने नहीं किया, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पब्लिकली GHQ के अंदर खड़े होकर कहा कि हमने सियासत में हिस्सा लिया, मैं माफी मांगता हूं। यह है वो हकीकत। अब आप बता दें अगर ऐसी हकीकत अब है, किसी ने माना है तो वो नाम लें, आप नाम लेना, हिम्मत करें। आप कह रही हैं डील किया नवाज शरीफ ने, तो दूसरी तरफ का भी नाम लेना। जितना बुग्स और मुनाफिकत हमारे अंदर है, मनहसल कौम, और हम कभी इधर से घुमा के बात करते हैं, कभी उधर से बात घुमा करते हैं, करें ना बात। इन सब लोगों का नाम लें कि ये साजिश में शामिल नहीं थे नवाज शरीफ को निकालने के लिए। आज तयशुदा नहीं है। 24 साल हो गए हैं। आज एक मिनट ठहर जाए, अब मुझे बात करने दें, आप मुझे बात करने दें। अब आप 24 साल हो गए हैं, 24 साल। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, 3 दफा वजीर आज़म रह चुका है। 24 साल में ये 4 जर्नैल, 4 जज और 4 एंकर ने उन्हें सिर्फ 1 दफा इलेक्शन लड़ने दिया। क्यों बताएं, किस कानून के तहत? उस वक्त आपने क्यों नहीं अदालती सहूलत की बात की? अदालती रिलीफ मैं बता देता हूं आपको क्या है। अदालती रिलीफ ये है कि एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में उनको सजा सुनाई, जो नहीं होना चाहिए था।
उसकी बुनियाद पे उन्होंने आज अप्लाई किया कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने सजा सुनाई है, इसलिए मैं वापस आना चाहता हूं, मुझे जमानत दी जाए राहदारी की। नैब से पूछा, नैब ने कहा हमें कोई एतराज नहीं। क्या नैब ये एतराज करता कि जी वापस ना आए? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जिन्होंने दूसरा मुकदमा सुना, उन्होंने कल कहा ना नैब से, क्या हम ये लिख रहे हैं कि नैब का कॉन्सेंट है कि वो वापस आए, तो क्या नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहता है कि ना वापस आए? नैब ने तो यही कहना ना कि एक मुलजिम वापस आना चाह रहा है तो कहेगा आए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन हम स्पिन डॉक्टर ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हमारे अंदर बुग्ज इतना है कि अगर अदालत किसी मजलूम को इंसाफ देना शुरू करती है तो हम कहते हैं ओहो ये तो डील हो गई। भाई डील ना हो तो नाम लेना, दूसरी तरफ का नाम क्यों नहीं लेते हम? मैंने तो जो साजिश इमरान खान ने मिलकर की, जिन जर्नलों, जजों और एंकर और मीडिया सेट के साथ मिलकर, मैंने तो नाम लिया है। बिल्कुल ठीक है, करें एक्शन उनके खिलाफ, बनाए कमीशन, मुझे भी बुलाएं, उनको भी बुलाएं, जो झूठा है उसको सजा दे दें। सत्याशुदा नहीं है। जी जी मैं अभी बात कर लूं आयशा जी। अब साहब मुझे ज़ैगम साहब की तरफ भी जाना है, कहिए, आप कंप्लीट कीजिए। और दूसरी बात यह कि अकामा जिस पे नवाज शरीफ को आपने सजा दी है वो ऐसा केस है जिसकी कहीं मिसाल नहीं दी जाती, किसी जगह मिसाल नहीं दी जाती। दे ना, साइटेशन क्यों नहीं होती? और क्या ये जावेद हाशमी ने जो प्रेसिडेंट थे पीटीआई के, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था कि मुझे कहा इमरान खान ने कि 4 हमारे अगले चीफ जस्टिस हमारे आ रहे हैं? क्या जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने ये नहीं कहा, बयान हल्फी नहीं दिया कि जनरल फैज हमें आके कह रहा था कि ये मर्जी के बेंच बनाएं और अगर वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये सारी बातें किधर से? ये सब कुछ हुआ है ना? बिल्कुल फैक्ट है। शहजाद साहब मुख्तसरन कहिए। हाँ मुख्तसरन, मैं कह रहा, कान पक गए ये सुन के जर्नैल जज। यार मुकदमा बनाओ, अदालत में जाओ। आज से पहले अदालतें इतनी ज्यादा ओपन माइंडेड और क्लियर हेडेड नहीं हुई जितनी आज है। दुरुस्त हो गया। अब तो कोई कसर रह ही नहीं गई। अदालत में जाओ, जाके सबको वहां पे रगड़ दो वहां पे, बिल्कुल, और ले जाए अदालतों के अंदर। चलें जी, इलेक्शन का इंतजार करते हैं और करते थे वजीर आज़म बारवाने। सर ज़ैगम साहब प्लीज सर ज़ैगम साहब को तो शामिल कर लें। मुझे एक फिक्रा कह रहे देना, मुझे भी कह रहे देना। कान पक गए तो मैं क्या कर सकता हूँ? कान पक गए हैं, इस मुल्क को तबाह कर दिया और हम बोले भी ना क्योंकि कान पक गए लीड के। या तो हम तो कह रहे हैं सजा दें, क्यों नहीं? जब खुद अपने मुंह से माना है, अपने मुंह से इतराफ़े जुर्म कर रहे हैं वो लोग, तो वो अपने मुंह से इतराफ़े जुर्म कर रहे हैं तो हम कहें भी ना, हम कहेंगे। अब बात सुन लो दोनों, मैं पिटीशनर बनने को तैयार हूँ और भाई मैं इसमें पिटीशनर बनने को तैयार हूँ। अदालत जाइए, अदालत नहीं है, आप लोग यहाँ अदालत नहीं लगाएं। पिटीशनर बनने को तैयार हूँ। पानी होना चाहिए, सवाल पर पॉइंट ऑफ व्यू दें। अदालतें हम दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, अदालत में लेके जाएं, अदालत में लेके जाएं। दूध का दूध, पानी का पानी। ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़ैगम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मैं तैयार हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ज़ैगम साहब आपकी जानिब आऊंगी, आपको मैं नहीं ऊपर ले सकी, माज़रत, काफी हीटेड आर्गुमेंट हो गया तो मैं ब्रेक पे चली गई थी। सवाल वही आपके सामने भी है, सब तयशुदा था, तो क्या आज सब तयशुदा नहीं है? पहले तो मैं अबसार आलम साहब से इत्तफाक करता हूं कि जजों और जर्नैलों को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। जजों को अकाउंटेबल बनाएं, लेकिन उससे पहले जजों के साथ मिलकर दूसरे सियासतदानों का शिकार मत खेलें। जिस तरह काला कोट पहनकर चौधरी इफ्तिखार साहब के साथ मिलकर मियां साहब पीपल्स पार्टी का शिकार खेलते रहे, और बासूल जजों को बस के नीचे ना फेंकें जिस तरह शहबाज शरीफ ने करके और बंदियाल साहब को जूनियर जजेस दे दिए जो आइंदा सीनियर जज रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे, और साकिब निसार जैसे लोगों को जज ना बनाएं इसलिए कि वो आपके वकील रहे और आपकी खुशामद करते थे। जर्नैलों को अकाउंटेबल बनाएं, जिनको अकाउंटेबल बनाने के नारे लगाते हैं कानून साजियां करके उनको एक्सटेंशन ना दें प्लीज़, और फिर जर्नैलों को कानून साजियां कर करके उन कामों पे मत लगाएं जिन कामों में आप कहते हैं उनको नहीं होना चाहिए। तो कानून साजी करें, कानून साजी का रास्ता मत रोकें। जिस तरह 2008 में जब वक्त था
इस्लाहात का उस वक्त किस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज ने जजों की अकाउंटेबिलिटी का रास्ता रोका, इफ्तिखार चौधरी के साथ मिल गए। उस वक्त अकाउंटेबिलिटी के कवानीन का रास्ता रोका, पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए कि ये नैब की तलवार हमारे सर पे नहीं चल सकती, ये सिर्फ हमारे सियासी मुखालफों पे चलेगी, जिनके पेट काट काट के हम वो दौलत निकालेंगे जो दौलत अब इनकी निकालने की कोशिश की जा रही है। ये रवैया बदलने से पहले ये नारे लगाना कुछ मानी नहीं रखता। देखिए, अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। तो आयशा साहिबा, आप भी मतलब कमाल करती हैं। क्या आप समझती हैं कि हमारे इतने काबिल इंजीनियर्स, बांके और सजीले, वो बगैर प्लान किए, बगैर सोचे समझे, बगैर तय किए प्रोजेक्ट चला देते हैं? कि खान प्रोजेक्ट हो या मियाँ प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट की हमेशा प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको पता है कल क्या हुआ? हाई कोर्ट में मियाँ नवाज शरीफ साहब के वकील जमानत की अपील लेकर आए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है, हम नैब को बुला लेते हैं। तो वकीलों ने कहा, जी ये नैब का प्रोसिक्यूटर बैठा है साढ़े नाल, जिसको बुलाया भी नहीं गया था, साथ ले गए थे। और नैब का प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है? जुर्म साबित करना, मुखालफत करना, ताकि दोनों साइड्स अदालत के सामने आए। वकालत करना काम नहीं होता। तो उसने कहा, आहो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस पर मियाँ गुल औरंगजेब साहब, जो बहुत बासूल जज हैं, वो इरिटेट हो गए इसी बात पर कि तुम्हारा काम क्या है और तुम कर क्या रहे हो। उन्होंने गुस्से में कहा, फिर ऐसे करते हैं कि साथ ही अपील भी सुन लेते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं जी नहीं, अपील बाद में आएगी, उसको सुन लेंगे। और उसके बाद जज बशीर ने, और जज बशीर साहब जो हैं, उन पर तो वो अल्लामा इकबाल का शेर कितना मतलब साबित आता है कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। तो आप देखें, कभी वो इधर से तलू होते हैं, कभी वो उधर से तलू होते हैं। तो अब उनका दूसरी साइड से तलू होने का वक्त है। पहले उनका दूसरे रुख से वो तलू हो रहे थे। ये सब कुछ कैसे तयशुदा नहीं है? ये एक दूसरा प्रोजेक्ट है, पहले एक दूसरा प्रोजेक्ट था। मुझे बिल्कुल इत्तफाक है, 2014 से 2022 तक कम से कम मैंने 50 कालम लिखे होंगे जिसमें मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो ज्यादतियाँ की गई उस पर मैंने आवाज़ उठाई। ठीक, 2018, 2017, 18 इलेक्शन में मैं उन चंद सहाफ़ियों में था जो मुसलसल इस पर आवाज़ उठा रहा था। लेकिन इसका क्या मतलब है कि पिछले प्रोजेक्ट की बात करें, अभी के प्रोजेक्ट की बात ना करें? क्या मैं कोई हिस्टोरियन हूँ? मैं जर्नलिस्ट हूँ। वो काम हिस्टोरियन का है, मैं वो हवाला ज़रूर दूंगा, लेकिन आज के प्रोजेक्ट पे बात करना मेरी जिम्मेदारी है। हिस्टोरियंस का तारीख का तो पता नहीं, मगर हमारे यहाँ गुड बुक्स जरूर मैटर करती हैं। वो गुड बुक्स जब जो लिखती हैं उसी की फेवर में जाता है। जी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब सस्पेंशन का मसला है सेंटेंस की, मुझे तो लगता है वो भी हो जाएगा, अगरचे उसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। फिर अपील है, जब जो प्रोसिक्यूशन है जिसने साबित करना है वही साथ मिल जाएगा तो मुकदमा जैसा भी है तो वो जाहिर है ख़त्म हो जाएगा। मुझे आखिरी बात की इजाज़त दीजिए। देखिए, उमर चीनवा ने जो किया वो अकेले नहीं किया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का। उन्होंने कमाल काम किया, 2,14,000 डॉक्यूमेंट्स निकाले और हज़ार ऐसी फर्म्स, ऑफशोर कंपनियां जो लोगों ने छुपा रखी थी उनको सामने लाए। बिल्कुल ज्यादती की गई कि एक सियासतदान को पकड़ा गया। वो सियासतदान भी हमें जवाब दे है कि छुप कर क्यों कंपनियां बनाई गई थी, हमें कभी क्यों नहीं बताया गया था। अपनी हर चीज को सामने लाना, शफाफियत उनकी भी जिम्मेदारी है, अकाउंटेबल सबको होना चाहिए था। बहुत सारे देखें, बरी होना अलग बात है, लेकिन बहुत से सवालात का जवाब मियाँ नवाज शरीफ को, उनकी फैमिली को देना है, जिस पर हम बात करते रहेंगे। दुरुस्त हो गया जी। इसी मौजू को करते हैं, लेकिन एक अहम जुमला जरूर, क्या गलती को तस्लीम करके गलत को दुरुस्त किया जा रहा है, ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि दुरुस्त रास्ते और सोचें ही दुरुस्त तरफ जाती हैं। अगला मामला है चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गुज़िश्ता रोज का खिताब। बड़े धुआंधार तरीके से खिताब किया और मुखालिफिन को तनकीद भी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक शख्स की वापसी के लिए इंतखाबात और आइन को रोक दिया गया, ये वापसी देर आयद दुरुस्त आयद है।
साबित हो गया पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता, अवाम के दरमियान मौजूदगी जरूरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन यानी पोलिंग की तारीख दे। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। जरदारी पर तनकीद करने वाले आज CPEC का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर तंज करते हुए कहा कि रियासती वसाइल से इस्तिकबाल भी कामयाब हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौजूदा कौमी मसाइल का हल इत्तेहाद से मुमकिन है। इल्जाम तराशी, नफरत और गालम गलोच की सियासत को छोड़ना होगा। मुल्क को न तेरा न मेरा बल्कि हम सब का पाकिस्तान के तहत चलाना होगा। इलेक्शन में ताखीर वोट की इज्जत नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साथ पीपल्स पार्टी के कई अहम रहनुमा भी अपने बयानात में खुलकर ये तासुर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ एक डील के तहत वतन वापस आ रहे हैं। पैनल से सवाल, एक शख्स की वापसी के लिए इंतखाबात रोक दिए, सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। PTI के इल्जामात समझ में आते हैं, पीपल्स पार्टी के इन इल्जामात का नून लीग कैसे दिफा कर पाएगी? इफ्तिखार साहब, बिलावल भुट्टो कोई खफगी गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं, क्या वजह है? अभी तक तो साथ थे दोनों। इसलिए कि उनको कोई तवक्को नहीं है कि वो कौमी असम्बली में इतनी नशस्तें हासिल कर लेंगे कि जो उनका ख्वाब था कि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनेंगे, वो मुमकिन नहीं है। वो मुमकिन वैसे था भी नहीं। वो भी प्रोजेक्ट अगर वो कोई हैंडल कर लेता तो शायद कुछ नताइज निकल जाते, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को किसी ने हैंडल नहीं किया। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, खान प्रोजेक्ट्स, मियाँ प्रोजेक्ट, तो बिलावल प्रोजेक्ट भी हो सकता था, कभी शायद हो ही जाए, क्योंकि अगर इस मुल्क के अंदर सारी जमहूरियत ही प्रोजेक्ट के जरिए हो रही है तो फिर ठीक है, ये भी हो सकता है। आने वाली कल को बिलावल प्रोजेक्ट भी हो सकता है और तब उनका गुस्सा वो ख़त्म हो जाएगा और फिर उस वक्त शायद जो मियाँ प्रोजेक्ट के जो बाहर निकाले गए लोग होंगे वो यही बयान दे रहे होंगे जो आज बिलावल ने दिया है। तो फिर फ़ौज को हम बुरा कहते हैं और हम कहते हैं फ़ौज जमहूरियत में टांग अड़ा देती है, जमहूरियत को ख़त्म कर देती है। हमारे जमहूरी रवैये तो ये हैं, ये तो हमारी जमहूरी रवैये तो ये हमारी जमहूरी रवैये तो ये हैं कि अब एक अमल हो रहा है। ओ भाई, किसने कहा था मुश्तरका मफादात की कौंसिल में ये मामला उठाओ? किसने कहा था कि वहाँ पे ये मामला तय करो कि जनाब वाला के मरदमशुमारी का, जब मरदमशुमारी का मसला आएगा तो फिर उसके साथ एक कानून भी आपको पता है, उस कानून का भी एहतराम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आती है कि हम लोग क्यों ऐसी बातें करने के आदी हो गए हैं जिस पर लोग तालियाँ तो बजाते हैं लेकिन हमें नुकसान बहुत गहरा होता है, साल हर साल का होता है। मतलब मेरे एक दोस्त ने कहा कि एक सहाफ़ी ने जो बड़ी मेहनत की, बहुत अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया, लोगों को एक्सपोज किया, तो क्या मेरा ये हक नहीं बनता ये पूछने का कि सिर्फ एक ही आदमी काबिले गर्दन नहीं समझा गया और बाकियों का नाम, कुछ सियासी जमातें कोट गई थी ना, तो कुछ दूसरी सियासी जमातों को भी जाना चाहिए था। बाकी लोग जो नहीं बाकी लोगों में जर्नैल नहीं शामिल थे उसमें। इस मुल्क के वो अशराफिया शामिल नहीं है जो कार्टल्स हैं और जो जिन्होंने माल कमा के, दौलत कमा के बाहर लेके जाके, क्या देखा ना, टाइम नहीं कम है। असल में बात है कि जब बात ऐसी हो तो आपको शायद अच्छी नहीं लगती है। सवाल ये है कि आपने फिर एक ऐसे आदमी को का बयान दे दिया जो वजह बनेगा नज़ा की दो सियासी पार्टियों में, और इस नज़ा की इसकी आपसे नहीं बात कर रहा, मैं आपसे नहीं बात कर रहा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपके सवाल का, इस नज़ा की बिना पर फिर थर्ड पार्टी जो है आती है, अब वो फिर प्रोजेक्ट लेके आती है। कुछ प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट नाकाम होते हैं, और मुझे अफसोस है कि क्या किसी इस प्रोजेक्ट के बाद जिसको मियाँ प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, क्या बिलावल प्रोजेक्ट भी 2-2.5 साल के बाद आ जाएगा? ठीक है, बहुत अफसोसनाक होगा अगर ऐसा हुआ। हमारे इश्यूज हैं, अवाम के इश्यूज हैं, अवाम के मसाइल हैं, उस पर भी तो कभी कोई तवज्जो दे। शहजाद साहब, रियासती वसाइल के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो। आज खबर भी आ रही थी 12,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी को लेकर हुकूमत के खदशात भी जायज और होनी भी, मगर इतनी तादाद में सिक्योरिटी, क्या सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं है? और फिर जो मुखालिफ सियासतदान जब बार बार सवाल उठाएंगे तो क्या जवाब रहेगा मुस्लिम लीग नून के पास? मैं इस सवाल का जवाब बड़े सीरियस नोट पे देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं वो हर पाकिस्तानी की आवाज़ मेरे हिसाब से है, बिल्कुल जायज़ सवालात हैं और सोचना चाहिए पाकिस्तान की कौम को और जो कि हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उन सबको कि जो सवालात उठाए जा रहे हैं ये सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं और इनकी वजह क्या बन रही है। और अगर ये वजह बन रही है तो उनके पास कोई जवाब इस चीज़ का है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ उनकी दिल की बात नहीं, मेरे ख्याल में तमाम लोगों की अक्कासी करता है। बाहर सूरत
पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और मेरी नज़र के अंदर दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की बका का मसला है। भले आपने 9 मई के मामले में एक पार्टी या एक उसके लीडरशिप को, चाहे उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी थी, वो आपने उठा के उनको साइड पे कर दिया। एक और ये दो पार्टीज मेन नजर आती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बदकिस्मती से अपनी पार्टी को उस तरीके से नहीं इस्तवार कर पाई बाकी सूबों के अंदर, या वो आवाज नहीं क्रिएट कर पाई जो गालिबन वो करना चाहती थी, या जिसकी बुनियाद पे वो समझती थी कि वो आगे आएगी। और अगर वो भी उन्हीं बैसाखियों का सहारा ढूंढ रही है जिसका इल्जाम दूसरों को दे रही है, तो बहुत गलत कर रही है। क्योंकि कोई ना कोई इस मुल्क में तो सही सियासत लेके चले, और जो लेके आ रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक ही, वो आपने पूछा ना कि इसका अजाला कैसे करेगी PMLN, सिर्फ एक चीज से, परफॉर्मेंस से। यानी अगर आज हमारा मसला है तो दो चीजों पे, इंसाफ के ऊपर किसी मुल्क का निजाम, किसी माशरे का निजाम, किसी सियासत और रियासत का निजाम अगर उठ जाए खुदा न खास्ता, तो फिर वो रियासत और सियासत और वो माशरा और वो मईशत कायम ही नहीं रहते जिसका इंसाफ मौजूद ना हो। खड़े हुए ना आज वो सवालात, और हमें तो उम्मीद है काजी फायजीसा साहब इस किस्म की चीजें करेंगे जिससे कि पाकिस्तान का जो इंसाफ का निजाम है वो बेहतर तौर पे आगे चल पाएगा। क्योंकि हमने तो बहुत गलतियां कर ली, बेइंतहा गलतियां कर ली, लेकिन उसके साथ साथ अगर नवाज शरीफ साहब ने इसका जवाब देना है तो बेहतरीन गवर्नेंस, बेहतरीन मईशत, बेहतरीन परफॉर्मेंस, पाकिस्तान को वापस अपना मकाम पे लाके वो जवाब होगा। अगर नहीं दे पाएंगे, खुदा न खास्ता मुझे खौफ आता है ये कहते हुए, फिर कहीं तारीख अपने आप को दोहरा ना दे और वो फिर ना कहीं इस मुश्किल में, ऐसी उलझन में फंस जाएं जिसकी वजह से वो आज तक मुश्किलात में फंसे रहे। ठीक है। अब सर साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के इस कदर तल्ख बयानात हैं नवाज शरीफ की आमद के साथ ही, पंजाब में पीपल्स पार्टी कमजोर है, नून लीग का इतना जोर सिंध में नहीं, तो आखिर पीपल्स पार्टी को परेशानी कहा जाए या कोई सियासी नुकसान का खदशा है? क्यों इस तरह के बयानात है? कुछ अर्सा पहले तो इकट्ठे थे। इतनी तल्ख नहीं है बयाना जितने आपने महसूस कर लिए हैं। मीडिया को ज़्यादा तल्ख लग रहे हैं क्योंकि हमारी रोज़ी रोटी चलती है इस पे, तल्खियों पे, तनाज़ात पे, मसालों पे। ये सियासी जमातें एक दूसरे पे इस तरह की बातें करती रहती हैं और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। असल बात ये है कि जब 2000 इससे पहले इलेक्शन हुए, 2018 में इलेक्शन हुए ना, 2017-18 में जो उस वक्त सिचुएशन चल रही थी, बलूचिस्तान हुकूमत बदली गई, बाप पार्टी बनी, चेयरमैन सेनेट जरदारी साहब की मर्ज़ी का आया, बलूचिस्तान हुकूमत में लोग, बाप पार्टी ने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया। उस वक्त पीपल्स पार्टी की उम्मीद थी कि अगली बारी उनकी होगी, क्योंकि उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कई बारी कि नवाज शरीफ फैमिली का कोई बंदा सियासत में नहीं आएगा अब दोबारा। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद थी, वो उम्मीदें चलती रही। अभी रिसेंटली ये जब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया PDM में, तो एक वजह ये भी थी कि इससे अगली बारी को बिलावल भुट्टो की बारी कहा जा रहा था। अब हम सब ये डिस्कस भी करते रहे हैं, सब कहते भी रहे हैं। अब वो जाहिर है ये ख्वाब कहीं टूटा है तो उसकी किरचियाँ तो चुभेंगी ना पाँव में। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ ये इतनी कोई तल्ख बात नहीं, ये होगी और होती भी रहनी चाहिए। असल बात वही है कि सिलेक्शन, आपने शुरू में कहा कि सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। मैं इससे मुतफिक हूँ और ये सबक सीखना चाहिए उस इस्टेब्लिशमेंट को, उन जजों और जर्नलों को ये सबक सीखना चाहिए कि अगर सिस्टम के साथ इस तरह खिलवाड़ करेंगे और अवाम की राय को इस तरह रौंदेंगे, खल्के खुदा नकारा खुदा होती है, सॉरी खल्के आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है। इतने बेवकूफ़ नहीं है लोग कि अपनी वो सिलेक्शन इतनी गलत करें। उन्होंने जब भी सिलेक्शन की है इस मुल्क को फ़ायदा हुआ है, उनको करने दें। ये सियासी जमातें एक ततहीर के अमल से गुजरेंगी तो बेहतर परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता करेंगी। लेकिन अगर बार बार कोई प्रोजेक्ट लाया गया तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपने 6 साल 4 महीनों में हाइब्रिड निज़ाम के नताइज देख लिए है ना, तो तौबा कर लें, आप अल्लाह का वास्ता तौबा कर लें, कह रहे हैं अफसार साहब। ज़ैगम साहब, ख्वाब टूटा है, बयानात की अहमियत है नहीं है? अब वजीर आजम ही हतमी तौर पर नवाज शरीफ नजर आते हैं पीपल्स पार्टी को, इसलिए गुस्सा निकाल रहे हैं क्या? बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ, और अफसार साहब ने बड़ी खूबसूरत एक टर्म बताई कि ख्वाबों की जो किरचियाँ हैं उनका मामला है, और ये जो जनाजा है ये एक बंदा तो नहीं निकाल सकता। जमहूरियत का जनाजा तो निकला हुआ है, लेकिन उसका एक पाया जो है वो पीपल्स पार्टी ने ही अपने कंधों पे उठा रखा है। और जजों और जर्नलों के साथ साथ
खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सबक लेना होगा कि वो इस तरीके से एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट का हिस्सा ना बने। इतनी जल्दी अपने ख़ानदान के लिए, अपने कारोबारों के लिए, अपने बच्चों तक अपने तख्त ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्रोमाइज़ ना हो जाया करें। इक़्तिदार सब कुछ नहीं होता, असूल भी कुछ होते हैं, उन पर भी कभी खड़े हो जाया करें। तो देखिए, पीपल्स पार्टी की जो बात है वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि रनिंग विद हेयर्स एंड हंटिंग विद हाउंड्स, कि खरगोशों के साथ आप दौड़ें लगाएं और शिकारियों के साथ आप शिकार भी खेलें। ये नहीं चलता है। 15 अगस्त को मुश्तरका मफादात कौंसिल में जब 7वीं मरदमशुमारी मंजूर की गई थी तो पूरे पाकिस्तान को पता था कि इसके पीछे कौन सा खेल चल रहा है। ये खेल था कि सियासी मकासद के लिए आइन को एक तरफ रखकर इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। पहले तो होने चाहिए तो 2 महीने में, फिर 3 महीने में, उसको 6 महीने तक ले जाने में इस अमल में पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक थी मुस्लिम लीग नवाज के साथ। ठीक। अब हुआ क्या है कि बाप पार्टी मिल गई है मुस्लिम लीग नवाज को, पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। और इसके साथ साथ पीटीआई के जो इलेक्टेबल हैं वो हवाले कर दिए गए इस्तेकाम पार्टी के, तो वो भी पीपल्स पार्टी को नहीं मिले। अब बाकी सिंध बचा है और सिंध पर भी पीपल्स पार्टी दबाव का सामना कर रही है। अब वो बेचारे इस तरह के बयानात देकर अपना गम हल्का ना करें तो क्या करें, कम से कम वोटर्स ही थोड़े मोबिलाइज हो जाएंगे। एक बात सर मुझे कहनी है, क्या ऐसे बयानात देके आप खुद इनवाइट नहीं करते थर्ड फोर्स को? ठीक है जी, गम हल्का करें या कुछ भी करें मगर हर वक्त सी ना खेलें, उसूल भी कुछ होते हैं, कभी उनके साथ भी खड़ा हो जाया करिए। चारों मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।